हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर एफबीएच में। तो दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है इसमें हम सीमेंट के बारे में जो एमसीक्यूज़ है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 2-3 वीडियोस बनेगी इसके बारे में। तो आपको क्या करना है, आपको वो सारे वीडियोस एक एक करके देखने हैं ताकि आपको जो है सीमेंट में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के भी एमसीक्यूज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के आपके को एमसीक्यूज़ चाहिए। तो पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सीमेंट इज। तो मेजर कंस्टिट्यूएंट सीमेंट का पूछा गया है। तो सीमेंट में आपको पता ही है कि लाइम जो है मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे लाइम सबसे ज़्यादा होता है, फिर आ जाता है सिलिका, उससे कम होता है, फिर आता है एलुमिना और फिर आता है हमारा आयरन ऑक्साइड। तो ये आपको याद रखने हैं कि लाइम ज़्यादा होता है, सिलिका उसके बाद होता है एलुमिना और आयरन ऑक्साइड। यही जो है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। लेकिन जो सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है? वो लाइम है हमारे पास। ये तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं लेकिन मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो लाइम होता है। तो लाइम आपको याद होना चाहिए कि ये 65% तक होता है। और हमारे पास जो सिलिका है, सिलिका 17 to 25% तक होता है। एलुमिना जो है वो भी हमारे पास 3 to 8% होता है। और आयरन ऑक्साइड जो है, आयरन ऑक्साइड 6% तक होता है। 3 to 8% ये होता है और ये 1 to 6% होता है आयरन ऑक्साइड। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो लाइम सबसे ज़्यादा हो, इसके बाद सिलिका, इसके बाद एलुमिना और इसके बाद आयरन ऑक्साइड। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट द स्ट्रेंथ टू द कॉन्क्रीट। तो स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट की किससे आ जाती है? तो सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे पास लाइम है। तो लाइम ही जो है स्ट्रेंथ के लिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्ट्रेंथ जो है वो लाइम की वजह से होती है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इम्पार्ट्स द कलर टू द सीमेंट। तो कलर किसकी वजह से होता है? कलर जो है सीमेंट में भी आयरन ऑक्साइड की वजह से आता है और ब्रिक में भी पूछा जाए तो ब्रिक में भी आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है। तो कलर जो है आयरन ऑक्साइड की वजह से ही होता है, सीमेंट का भी और ब्रिक का भी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। द क्लिंकर इज फॉर्मड एट द टेम्परेचर ऑफ। तो क्लिंकर आपको पहले पता होना चाहिए। क्लिंकर क्या होता है? जब हम सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलाते हैं तो फिर हमारे पास जब मैन्युफैक्चर सीमेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स जैसे बन जाते हैं। फिर इन बॉल्स को जो है ग्राइंड किया जाता है, उसी को सीमेंट बनाया जाता है। तो इन बॉल्स, ये जो बॉल्स बनती है, इनको हम क्लिंकर कहते हैं। तो क्लिंकर जो है वो 1400 to 1500 टेम्परेचर पे बनते हैं। तो जब हम सीमेंट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर जब क्लिंकर बनते हैं तो क्लिंकर 1400 से 1500 डिग्री पर बनते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पर जो है क्लिंकर्स बन जाते हैं। तो फिर क्लिंकर्स को ही हम क्या करते हैं, उनको ग्राइंडिंग करते हैं। तो ग्राइंडिंग की वजह से वो सीमेंट में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास द अमाउंट ऑफ जिप्सम एडिड टू द मैन्युफैक्चर्ड सीमेंट इज। तो कितना जिप्सम जो है हम ऐड करते हैं? तो आपको याद रखना है कि जिप्सम जो है 3 से 4% तक हम ऐड करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 3 से 4% तक हम जिप्सम ऐड करते हैं। जिप्सम क्यों हम यूज़ करते हैं? ताकि हमारा जो है सेटिंग टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। मतलब कि सेटिंग को रिड्यूस करने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं? जिप्सम यूज़ करते हैं, ताकि जल्दी जल्दी हमारा सीमेंट सेट ना हो, इसीलिए हम जिप्सम को यूज़ करते हैं। ये भी पूछा जाता है कभी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास। जिप्सम इज एडिड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट टू। तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि जिप्सम जो है क्यों ऐड किया जाता है? जिप्सम ऐड किया जाता है, मैंने आपको ये बताया कि सेटिंग जल्दी ना हो जाए, मतलब कि सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब कि ज़्यादा टाइम लगना चाहिए सेट होने में। तो इसी को हम कहते हैं सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। मतलब कि सीमेंट जल्दी सेट ना हो इसीलिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। उसका मतलब हुआ कि सेटिंग टाइम इंक्रीज़ होना। मतलब कि अगर पहले सेट हो रहा था 30 मिनट्स में, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब 30 से ज़्यादा मिनट्स में हमारा सेट हो जाएगा सीमेंट जब हम जिप्सम ऐड करेंगे। तो सेटिंग टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए हम जिप्सम ऐड करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है जिप्सम इज एडिड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो किस प्रोसेस
पे जिप्सम हम ऐड करते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्राइंडिंग ऑफ द क्लिंकर, जब हम क्लिंकर, मैंने आपको अभी बताया कि क्लिंकर जब होते हैं हमारे पास, उनको जब ग्राइंड किया जाता है तो ग्राइंड करने के वक्त जो है हमारे पास जिप्सम ऐड किया जाता है सीमेंट में। तो ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर जब होता है, मतलब कि जो मैंने आपको अभी बताया कि क्लिंकर्स बन जाते हैं हमारे पास, तो क्लिंकर्स को जब हमें ग्राइंड करना होता है और सीमेंट बनाना होता है, उसी टाइम हम क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, द स्पेसिफिक सरफेस ऑफ द सीमेंट इज। तो स्पेसिफिक सरफेस क्या होता है? स्पेसिफिक सरफेस बहुत बार आपसे पूछा जाएगा। इससे हम मेजर ऑफ फाइननेस, मतलब कि कितना फाइन हमारा सीमेंट है, तो इससे पता चल जाता है। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो है, उससे हमें फाइननेस पता चलती है, मतलब कि कितना फाइनली ग्राइंड किया है हमने सीमेंट को, वो हमें पता चल जाता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया से। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। तो हमारे पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। तो ये होता है स्पेसिफिक सरफेस एरिया, लेकिन किसके लिए? ये हमारे पास होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए। लेकिन जो हमारे पास और सीमेंट्स होते हैं, मतलब कि हमारे पास पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट होता है, तो वहाँ पर 3000 होता है, 3000 तक चला जाता है। मतलब कि पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो है, उसमें 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम जो है होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए आपको जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया पता होना चाहिए 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, कंपाउंड रेस्पॉन्स फॉर द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। तो इनिशियल सेटिंग के लिए कौन सा इनमें से होता है? तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि जब भी हम सीमेंट में जो है, सीमेंट में जब हम वाटर को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आपको पता ही है हमारे पास बोगस कंपाउंड्स होते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, वो कुछ हमारे पास बोगस कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले जो मिलने वाला बोगस कंपाउंड वाटर के साथ होता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। इसीलिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब कि अगर ज़्यादा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होगा तो हमारा सीमेंट जो है जल्दी सेट हो जाएगा। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है ये इंपॉर्टेंट होता है फ्लैश सेट के लिए। फ्लैश सेट मतलब कि जल्दी जल्दी सेट होना, जैसे ही पानी ऐड किया उसके बाद कुछ सेकंड, मतलब कि कुछ टाइम में ही अगर सेट हो जाएगा तो उसे हम फ्लैश सेट कहते हैं। तो फ्लैश सेट के लिए ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अनसाउंडनेस इन सीमेंट इज ड्यू टू। तो यहां पर पूछा गया है कि अनसाउंडनेस सीमेंट में किसकी वजह से होता है? तो फ्री लाइम की वजह से भी होता है और फ्री मैग्नीशिया की वजह से भी होता है। तो इन दोनों की वजह से होता है, फ्री लाइम की वजह से भी और फ्री मैग्नीशिया की वजह से भी। तो हमारे पास जो है फाइन अनसाउंड सीमेंट होता है फ्री लाइम की वजह से भी और फ्री मैग्नीशिया की वजह से भी, लेकिन मेनली जो है होता है अनसाउंड, वो होता है फ्री लाइम की वजह से। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट हम कैसे टेस्ट करते हैं? तो हमारे पास एक होता है ऑटोक्लेव टेस्ट और एक होता है हमारे पास लीचट लेयर टेस्ट। लीचट लेयर टेस्ट में जो है फ्री लाइम का ही हम निकालते हैं और ऑटोक्लेव टेस्ट से जो है फ्री मैग्नीशिया और फ्री लाइम दोनों का निकाला जाता है। तो ये दो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लीचट लेयर टेस्ट और ऑटोक्लेव टेस्ट जो है इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिनसे हम अनसाउंडनेस जो है मेजर करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑल ऑफ द अबव नहीं आ जाएगा, फ्री लाइम की वजह से जो है अनसाउंडनेस होती है। हालांकि फ्री मैग्नीशिया की वजह से भी होता है, लेकिन इनसफिशिएंट ग्राइंडिंग की वजह से नहीं होता है, इसीलिए हमारा ऑल ऑफ द अबव आंसर नहीं आएगा। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लीचट लेयर एपरेट्स। अभी मैंने पूछा कि लीचट लेयर एपरेट्स किसके लिए हम यूज़ करते हैं, कौन सा टेस्ट? साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लीचट लेयर एपरेट्स यूज़ करते हैं। तो लीचट लेयर एपरेट्स अगर आप याद रखेंगे तो लीचट लेयर एपरेट्स से हम क्या करते हैं, लाइम, फ्री लाइम की कंसंट्रेशन, मतलब कि फ्री लाइम की वजह से कितना अनसाउंडनेस आ जाएगा वो हम निकालते हैं। और हमारे पास जो है ऑटोक्लेव टेस्ट भी होता है साउंडनेस मेजर करने के लिए, लेकिन ऑटोक्लेव टेस्ट में हम लाइम का भी निकालते हैं और मैग्नीशिया भी का भी निकालते हैं, तो दोनों निकालते हैं, वो उसके लिए हम ऑटोक्लेव टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है
फ्री लाइम के लिए हम लीचट लेयर एपरेट्स यूज़ करते हैं, और ऑटोक्लेव टेस्ट हम लाइम और मैग्नीशिया दोनों की वजह से कितनी अनसाउंडनेस आ जाएगी तो वो निकालने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द टेस्ट ऑफ द सीमेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू इंडिकेटर्स ऑफ द लीचट लेयर एपरेट्स शुड नॉट बी मोर देन, तो इसका आंसर है हमारे पास 10 mm। मतलब क्या, हमारे पास लीचट लेयर एपरेट्स कुछ ऐसा होता है हमारे पास, इसके यहाँ पर जो है कुछ आर्म्स लगी होती है, तो आर्म्स जब हम इसमें सीमेंट भर देते हैं तो इसमें सीमेंट भरा जाता है, और सीमेंट भरने के बाद यहाँ पर ये जो है ये कितना दूर हो गए, मतलब कि ये जो दो आर्म्स है ये कितना दूर हो गए, तो इनकी दूरी जो है 10 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो यही पूछा गया हमारे पास। तो लीचट लेयर एपरेट्स में अनसाउंडनेस के लिए 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम जो है 10 mm तक हम एलो कर सकते हैं। अगर 10 mm से ज़्यादा होगा तो वो सीमेंट जो है उसमें अनसाउंडनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो वो हम यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास द 43 ग्रेड ऑफ सीमेंट हैज स्ट्रेंथ ऑफ 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर एट द एज ऑफ। जब हम सीमेंट जो है सीमेंट का क्यूब बनाएंगे तो सीमेंट के क्यूब में जो स्ट्रेंथ है वो कितने टाइम के बाद आ जाती है, मतलब कि अगर हमारे पास 43 ग्रेड सीमेंट है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, तो कितनी एज पे होती है ये आपको पता होना चाहिए कि ये 28 डेज स्ट्रेंथ होती है। तो 28 डेज के बाद 43 ग्रेड की सीमेंट की स्ट्रेंथ जो है वो 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, विकार्ट्स एपरेट्स इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। तो विकार्ट्स एपरेट्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं, तो विकार्ट्स एपरेट्स आपको पता होना चाहिए, हमारे पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पर हमारे पास एक क्रूसिबल होता है जिसमें हमने सीमेंट रखा होता है, तो ये हमारे पास क्रूसिबल होता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीडल्स लगाते हैं। तो नीडल से हम क्या करते हैं, एक तो हमें इनिशियल सेटिंग टाइम पता चलता है, एक तो फाइनल सेटिंग टाइम पता चल जाता है, और कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट भी पता चल जाती है। तो हमारे पास विकार्ट्स एपरेट्स जो है, विकार्ट्स एपरेट्स उसमें हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी निकालते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम भी निकालते हैं, और फाइनल सेटिंग टाइम भी निकालते हैं। तो विकार्ट्स एपरेट्स जो है, विकार्ट्स एपरेट्स से इन तीनों चीज़ों को डिटरमाइन किया जाता है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी भी, और इनिशियल सेटिंग टाइम भी, और फाइनल सेटिंग टाइम भी। और एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है ऐसे आपसे कि टेस्ट की सीक्वेंस क्या होती है, तो टेस्ट की सीक्वेंस ये होती है, हम पहले नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट निकालते हैं, फिर इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं, और फिर फाइनल सेटिंग टाइम भी निकालते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मैंने देखा है कहीं पर, इसीलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया आपके साथ। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट इज अबाउट। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी सीमेंट की क्या होती है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी आपको पता होना चाहिए कि ये होता है कि कितना वाटर हमें ऐड करना होता है। तो 28% जो है वो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट होती है। तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट आपको याद रखना है कि 28% होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, एडिशन ऑफ पोज़ोलाना टू पोर्टलैंड सीमेंट कॉजेज। तो पोज़ोलाना जब हम ऐड करते हैं हमारे पास सीमेंट में, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन वाटर टाइटनेस, मतलब कि पोज़ोलाना से जो है वाटर टाइटनेस इंक्रीज हो जाती है हमारे पास सीमेंट की। तो सीमेंट की वाटर टाइटनेस इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, पोज़ोलाना को ऐड करते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट इज़। तो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट जो होता है वो ड्यूरेबल भी होता है, स्ट्रेंथ स्लोली गेन करता है, और हमारे पास चीप भी होता है, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस स्लैग जो है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जब हम मेटलर्जी कर रहे होते हैं तो मेटलर्जी में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम सीमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए ये चीप भी होता है, ड्यूरेबल भी होता है, और स्ट्रेंथ जो है स्लोली भी गेन करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर डी, ऑल ऑफ द एबो। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास, हाई एल्यूमिना सीमेंट इज़। हाई एल्यूमिना सीमेंट क्या होता है, तो यहाँ पर हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है वो सल्फेट अटैक से ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है इसकी। तो इसीलिए हाई एल्यूमिना सीमेंट जो है हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पर वाटर के साथ ज़्यादा एफिनिटी होती है, मतलब कि वाटर अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स में हाई एल्यूमिना सीमेंट को यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी सल्फेट अटैक से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज़ प्रोड्यूस्ड। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम लाइम कंटेंट को इंक्रीज करेंगे उससे भी रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा।
बर्निंग एट हाई टेम्परेचर, अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर पे बर्न करेंगे, और ग्राइंडिंग टू द फाइनर साइज, अगर हम सीमेंट की बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग करेंगे तो उससे भी हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा। मैंने आपको अभी बताया 2250 जो है स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, लेकिन 3250 जो है ये होता है किसके लिए? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए। तो इसीलिए ग्राइंडिंग अगर ज़्यादा करेंगे तो उससे रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाएगा। लाइम आपको पता ही है, लाइम से स्ट्रेंथ हमारे पास ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये जो है ये इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ग्राइंडिंग अगर फाइन करेंगे या बर्निंग एट हाई टेम्परेचर या इंक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, इन तीनों वजह से हमारे पास रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास फॉर टेस्टिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट द साइज ऑफ द क्यूब इज। तो साइज ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए? तो ये होता है 70.6 mm होता है, मतलब कि 7 सेंटीमीटर के नज़दीक होता है हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर हम सीमेंट की कर रहे हैं। तो आपने याद रखा होगा कि जो हमारे पास कंक्रीट होता है, कंक्रीट के लिए आपको पता ही है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर का क्यूब लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सीमेंट का पूछा गया है। तो सीमेंट के लिए 70.6 mm आपको याद रखना है, मतलब कि 7 सेंटीमीटर के नज़दीक जो है हमारे पास क्यूब बनाते हैं जब हम सीमेंट की जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो टेस्ट कर रहे होते हैं। तो 70.6 आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यू टू द बल्किंग ऑफ सैंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज एज हाई एज। तो अगर हमारे पास बल्किंग ऑफ द सैंड होती है, अगर आपको पता होगा बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, अगर हमारे पास ये ड्राई सैंड है, ड्राई सैंड में हमने कुछ मॉइस्चर कंटेंट ऐड करते हैं तो इसका वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो वॉल्यूम इतना इंक्रीज़ होता है, कितना इंक्रीज़ होता है यहाँ पर यही पूछा गया है। तो 30 से 40% तक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है जब हमारे पास बल्किंग ऑफ सैंड होती है। तो बल्किंग ऑफ सैंड ये भी पूछा जाता है कि बल्किंग ऑफ सैंड जो है वो मैक्सिमम कितना होती है, मैक्सिमम कितने मॉइस्चर कंटेंट पे होती है? तो 4% मॉइस्चर कंटेंट पे जो है मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड होती है। तो ये आपको याद रखना है कि 4% मॉइस्चर कंटेंट अगर हम ऐड करेंगे सैंड में तो इसमें बल्किंग जो है बल्किंग मैक्सिमम होगी। और कितनी मैक्सिमम बल्किंग होती है, इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होता है, वो 30 से 40% इंक्रीज होता है। मतलब कि ये अगर 1 मीटर क्यूब का जो है सैंड है हमारे पास, अगर हम इसमें 4% मॉइस्चर कंटेंट ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.3 मीटर क्यूब, 1.3 से 1.4 मीटर क्यूब तक ये इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो सकता है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो है हमारे पास मैक्सिमम इंक्रीज इन द बल्क ऑफ द सैंड इज एट मॉइस्चर कंटेंट। तो मॉइस्चर कंटेंट कितने मॉइस्चर कंटेंट पे मैक्सिमम इंक्रीज जो है मॉइस्चर कंटेंट, मतलब कि बल्किंग ऑफ सैंड कितने मॉइस्चर कंटेंट पे ज़्यादा होती है? तो मैंने आपको अभी बताया 4% पे मैक्सिमम होती है, 4 से 6% के बीच में जो है मैक्सिमम जो है बल्किंग ऑफ सैंड होती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 4 से 6% जो है इसमें मैक्सिमम बल्किंग ऑफ सैंड होती है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द बल्किंग ऑफ सैंड इज ड्यू टू। तो बल्किंग ऑफ सैंड किसकी वजह से होती है? वाटर फिल्म्स बन जाती है, तो इसी की वजह से हमारे पास बल्किंग ऑफ सैंड होती है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सैंड व्हेन द वाटर इज एडिड इज नोन एज। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड इंक्रीज हो जाता है तो वो किसकी वजह से होता है? तो वो बल्किंग की वजह से होता है। ये आपको पता ही होगा कि बल्किंग की वजह से जो है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिविल इंजीनियर FBH को। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।